फोर्स इज जीरो व्हेन मोमेंटम इज जीरो। क्लियर? तो ये भी एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। ये भी एक तरफ से क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। मीन्स मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे मोमेंटम नहीं मिल रहा है, बराबर? तो उस वक्त मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। मोमेंटम का जीरो होने की वजह से फोर्स को जीरो कहा जाता है, बराबर? ये फोर्स अप्लाई करते वक्त कुछ तो भी था लेकिन मोमेंटम नहीं मिला, बराबर? तो एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स कब कहलाएगा? जब वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए फोर्स कितना चाहिए? जितना उसका खुद का इनर्शिया है उससे ज़्यादा चाहिए, बराबर? तभी ना जाके वो डिस्प्लेस होगा या वहाँ से हिलेगा, मीन्स उसका मूवमेंट होगा। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ देर इज नो रिजल्टेंट फोर्स द लीनियर मोमेंटम विल नॉट चेंज और रिमेन constant or will be conserved. So force is equals to what? Force is equals to what? Zero. When dp upon dt is equals to zero. लीनियर मोमेंटम अगर जीरो है तो आपका फोर्स जीरो ही कहा जाएगा। Why? Because of here f force is equals to what? dp upon dt. ये इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं बोल दिया कि ये इतना टर्म जीरो होता है, उसका राइट हैंड साइड अगर जीरो है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड का भी जीरो ही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये उसका सेकेंड डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब कब पॉसिबल है? जब आपका पार्टिकल या आपका ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम of all the bodies of the system is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction. अब अगर देखोगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी धरती है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल या कोई भी चीज़ जब फ्री फॉल होगा या नीचे आएगा तो इस वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है ना वो, तो ये जो इसका मोमेंटम है, किसका? इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, क्या वो मोमेंटम या उसका वो लीनियर मोमेंटम कभी जीरो हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हमारा अर्थ और अर्थ के इन्फ्लुएंस में वो है। अब यही स्ट्रक्चर अगर आइसोलेटेड बनाना है तो क्या करना होगा? हमें ये पूरा एक मानना पड़ेगा, ये पूरा एक मानना पड़ेगा। अब क्या होगा? मान लो कि ये 5 kg का है, बराबर, और इसका तो हमें पता नहीं, ओके, अभी तो होगा क्या कि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इसकी ओर खींचेगा और कुछ ना कुछ तो भी, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नहीं है, तो इसका भी खुद का एक ग्रेविटेशन फोर्स है। तो वो क्या करेगा? वो उसकी ओर धरती को खींचेगा, बराबर। वो अलग बात है कि उनका मासेस बहुत बड़े डिफरेंस के होने की वजह से इसका उधर जाना
पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको उधर वो खींच नहीं रहा है, खींच रहा है, बहुत कम अमाउंट में क्यों ना हो वो उसको खींच रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्शन रिएक्शन है, अभी देखें ना, म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन। अब इसका एक्शन और इसका रिएक्शन, इन दोनों की क्या है, म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन है। तो वो उस पर इफेक्ट डालेगा या नहीं, एज पर द डेफिनेशन। क्या बोला है डेफिनेशन में? यस, उसका अफेक्ट नहीं होगा। जो पहली केस में देखा था हमने, अफेक्ट हो रहा था, बराबर। लेकिन अब जब हमने इसको एक सिस्टम मान लिया, तो अब इसका अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, यहाँ पे किसमें, दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर ये पूरा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहाँ पे भी मोमेंटम जीरो ही है। ओके, समझ में आया? ओके, सो इसका क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हमने पहले ही देखा था ना, लीनियर मोमेंटम। तो इसको ऐसे लिख लो आप एक बार, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखे थे, dp अपॉन dt। ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, dp अपॉन dt, बोल सकते हो ना, इज इक्वल्स टू। अब एक दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि आपने सुना भी होगा बहुत बार और देखा भी होगा मूवी में, गन पता है ना, जो बुलेट फायर करती है। गन से बुलेट फायर करने के बाद उस गन पे कोई इफेक्ट होता है, कौन से वाला? यस, मान लो कि ये हमारी गन है, क्या हुआ? मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे। गन का नाम बोलो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ये एक गन है, बराबर। जैसे ही मैं ट्रिगर करता हूँ बुलेट फायर होगी, बराबर। तो मान लो कि कैपिटल यम ये मास है इस गन का, बुलेट फायर होने के बाद बुलेट वहाँ से बाहर निकलेगा, तो बुलेट का मास मान लो स्मॉल m, बराबर। अब जैसे ही बुलेट फायर होगा तो एक मोमेंटम मिलेगा गन को जो एग्जैक्टली अपोजिट होगा इस बुलेट के, बराबर। तो ये गन फील करेगी बैकवर्ड फोर्स, या फिर हम इसे और एक अच्छा सा वर्ड है हमारे पास, रिकॉइल्ड। क्या है? रिकॉइल्ड, है ना, एक अच्छा सा वर्ड है। अब इस रिकॉइल्ड फोर्स को या ये जो बैकवर्ड फोर्स है इसको अगर कम करना है, मीन्स होगा क्या, इसके वजह से हुआ क्या करता था, जब गन में ये फोर्सेस आते थे तो जो शूटर था, जो फायर करने वाला था, वो इंजर्ड होता था, उसे इंजरी होती थी। फिर वो उसके इंजरी को कम करने के लिए क्या किया गया कि इस गन का मास इतना किया गया कि वो जो बैकवर्ड फोर्स है वो उस मास को मूवमेंट ना दे सके, उसको हिला ना सके। जो लोग आप देखे हो ना, ऐसे शोल्डर पे बड़ी सी गन रख के फायर करते हैं, ओके, तो उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो ये है बैकवर्ड फोर्स या रिकॉइल्ड फोर्स वो बहुत कम होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए इतनी बड़ी गन और उसका अगर रिकॉइल्ड फोर्स देखा तो बंदा नीचे गिरना चाहिए ना, एक्चुअली वो नहीं होता है, क्योंकि वो जो मास ऑफ बुलेट है उस हिसाब से इसका मास अगर बड़ा कर दिया जाए तो रिकॉइल्ड फोर्स जो मिलेगा यहाँ पे वो कम होगा, बराबर। अब ये हम बात किसकी कर रहे हैं? लीनियर की। तो एक बात क्लियर कर लो कि ये पूरा एक एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ये पूरा जो मैकेनिज्म कहा है वह एक्स एक्सिस पे। फिर अगर मान लो कि हमारा गन यहाँ पे है, ओके, एक्स एक्सिस पे गन यहाँ पे है, यहाँ से बुलेट फायर हो गया तो मिल गया मुझे वेलोसिटी v1,
बुलेट का, और बुलेट फायर होने के बाद एक वेलोसिटी मिल रहा है v2 बराबर। तो क्या मैं इस v2 को बोल सकता हूं माइनस v2? यस, मैथमेटिकली नहीं, इस x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन की वजह से, बराबर, समझ रहा है। सो ये v2 क्या हो गया माइनस, और ये v1 हो गया हमारा पॉजिटिव यानी प्लस। वो क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे राइट हैंड साइड में उसका ट्रैवलिंग है, x एक्सिस में इसका लेफ्ट हैंड में ट्रैवलिंग है, बराबर, क्लियर। तो इस वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं माइनस। अब होगा क्या देखो, जैसे ही मैं गन को ट्रिगर करूंगा, गन ट्रिगर करने के बाद बुलेट को फायर करेगी, बुलेट को फायर करने के बाद ये गन यानी कि ये वेलोसिटी 2 जो है वो बैकवर्ड या फिर रिकॉइल्ड वेलोसिटी है। क्या है? रिकॉइल्ड वेलोसिटी, और रिकॉइल्ड फोर्स के वजह से वो रिकॉइल्ड वेलोसिटी मुझे मिली है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो क्या कि गन को जो मास हमने दिया है वो क्या है? यस, गन का मास क्या है? कैपिटल एम ना, क्या है? कैपिटल एम। उसका वेलोसिटी क्या है? v1। ओके, अब बुलेट का मास क्या है? स्मॉल m, और उसका वेलोसिटी क्या है? v2, बराबर। इसको हम माइनस v2 भी बोल सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको v2 ही मानो, जैसे ही माइनस होगा हम देख लेंगे। ओके, निकाल लेते हैं ये स्ट्रक्चर। ओके, हो गया यहाँ तक? ओके, यम v1 ये वाला प्लस वॉट m v2 इज इक्वल टू वॉट? 0। मोमेंटम इनका कैसा होगा? 0 होगा, बराबर। मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, यस ना, सॉरी, मास एंड मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ गन। और यहाँ पे ये क्या है? मास ही है, मास ऑफ गन एंड दिस इज व्हाट? वेलोसिटी। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? मास ऑफ बुलेट इनटू, हाँ। अब यहाँ पे ये आप थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, ये जो रिकॉइल्ड है ये इसके मास के वजह से, किसके? गन के। ओके, सो ये इस पर हम ये एक बात बोल सकते हैं, वो क्या कि अगर मुझे बोलना है m v1 इज इक्वल्स टू m v1 इज इक्वल्स टू, अब ये एक्सप्रेशन क्या है? m v1 प्लस m v2, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अगर अब मैं बोलूं कि m v1 इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस m v2, आ गया। ये माइनस क्यों आया? क्लियर। अब यहां से मैं बोल सकता हूं v2, क्या ये जो v2 है, v2 इज इक्वल्स टू व्हाट? बोलो, m कैपिटल वाला क्या स्मॉल वाला? यस, m v1 अपॉन व्हाट? माइनस m। आ गया? कोई दिक्कत? तो फिर ये क्या है? यही है आपकी रिकॉइल्ड वेलोसिटी। ये क्या है? रिकॉइल्ड वेलोसिटी। क्यों? वो माइनस में क्यों आई? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के। क्लियर? लिख लो।
अगर इनका एडिशंस, इनके एडिशन अगर ऐसे करते तो लिखे हो क्या? क्या MV2 प्लस MV1, ओके, तो ये क्या होगा? MV MV2 इज इक्वल टू वॉट? MV1। अब इसको अगर ऐसे निकालोगे तो V2 इज इक्वल टू वॉट? MV1 अपॉन M। ये ऐसा आना चाहिए था, वो ये ऐसा। क्या किया हमने? सर वो जो माइनस साइन है ना, वो पहले प्लस में थी, वो डिनोमिनेटर में चली गई, तो जो माइनस था वो प्लस में। ओके, अब यहाँ पे ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हुआ? ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। सर ये जो उन्होंने ना MV2 है, अगर कोई वैल्यू इक्वल टू साइन के उधर जाता है, माइनस उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। उस बेसिस पे हम इसका साइन चेंज किए। किसका? स्मॉल m वाले का। इधर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो क्या है हमें पता नहीं अभी। ओके, न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो ऐसा है, बराबर। अब यहाँ से अगर मैं इस V2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा? इसको यहाँ पे रखना है, और ये अगर यहाँ से इधर जाएगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? डिवीजन में। मल्टीपल से निकाल के डिवीजन में ही जाएगा ना। जैसे कि हम किसी चीज़ को डिनोमिनेटर से ऊपर लाते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा? नॉमिनेटर के मल्टीप्लाई में जाएगा, बराबर। अब यहाँ से अगर निकालना है और उधर लेके जाना है तो वो उधर डिवाइडेशन में जाएगा। अब ये माइनस की साइन कहाँ पे गई? माइनस MV1 वो थोड़ी चेंज हुआ। हाँ, तो वो नहीं चेंज किया ना, सॉरी सॉरी, वो नहीं चेंज हुआ ना, वो थोड़े ना चेंज हुए। ओके, अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, अलग है क्या? नहीं, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। आपको जो बेटर लगे आप वो लिख लो इन दोनों में से। ये क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दी किसकी? गन की या बुलेट की? गन की। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि गन बैकवर्ड जा रहा है ना। हाँ, कौन सी वाली? V2 V2 हाँ सर, V2 बुलेट का होगा। हाँ सर, आपने V2 बुलेट का कंसीडर किया कहाँ पे है रे? सर। सुनो सुनो, कैपिटल M, ये कैपिटल M किसका मास है? गन का। ओके, ऐसे नहीं किए थे? नहीं सर, 1 को हमने गन कंसीडर किया था। कहाँ पे? V1 MV1। पॉज कर रहे हैं ना? ओके, तो यहाँ पे ये जो दो डायग्राम्स हमने देखे, तो यहाँ पे बेसिक आपको सीखना क्या है? अगर कोई एक मास है, मान लो कि एक एक्स ऑब्जेक्ट है कोई तो भी, उसका मास है, उसको अगर लिफ्ट करना है आपको, तो डेफिनेटली उसके मास से ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट ही इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, हाँ या ना? ओके, जैसे कि हमने बोला था वो क्रेन है। अगर आपका 10 टन का व्हीकल किसी वैली से निकालना है, एक्सीडेंटल व्हीकल, तो आप वहाँ पे जो क्रेन लेके जाओगे, वो क्रेन का मिनिमम तो 11 टन होना चाहिए उसका बेयरिंग कैपेसिटी, या फिर 12 टन होना चाहिए, तभी ना जाके वो खींचेगा। फिर उस वक्त क्या है, वो जो स्ट्रिंग वो यूज करने वाले हैं वो इनइलास्टिक होनी चाहिए, वो रिजिड होनी चाहिए ना। इनइलास्टिक मीन्स व्हाट? वो ऐसे एलोंगेट नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसको वेट हैंग कर दूं और खींचने लग जाऊं और वो होता रहे स्ट्रेस, तो वो भी नहीं होना चाहिए ना। तो फिर वो रोप का अब आगे जाके है वो इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखना यह है
किसी वेट को अगर आपको लिफ्ट करना है तो लिफ्ट करते वक्त आप जो फोर्स यूज करने वाले हो वो फोर्स उसके एक्चुअल मास से ज़्यादा होना चाहिए। वही यहाँ पे देखा है ना, ये 2 kg को अगर कहना है कि इस 4 kg को तो उठा, तो नहीं पॉसिबल है, उसके लिए किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये 2 kg को हम बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए इधर से सिर्फ 4 kg कनेक्ट कर दो, वो उसको खींच लेगा, भले ही उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, लेकिन होगा क्या, इसका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसको उसके हिसाब से ऊपर आना ही होगा, बराबर। अब सेकेंड चीज़ अगर ऐसा देखा जाए कि ये 2 बॉडीज़ है क्या है, ये 2 बॉडीज़ है, इनको मैं स्ट्रेट एक दूसरे के डायरेक्शन में ला रहा हूँ, ओके, एक्स एक्सिस पे ही आ रही है, बराबर। ये है हमारा ब्लैक, ये है हमारा रेड, ओके। तो ब्लैक का जो मोमेंटम है वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव है, बराबर, और रेड का मोमेंटम कैसा है, टूवर्ड्स द नेगेटिव, ओके। अब ये दोनों जब एक दूसरे को हिट करेंगे, फेस करेंगे, तब अब हम इनके वेलोसिटी को ऐसा बोल सकते हैं, ब्लैक का वेलोसिटी है यस पॉजिटिव v और रेड का वेलोसिटी है यस, ओके। ब्लैक का वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव, और रेड का वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव, बराबर। तो यहाँ पे जो ये वेलोसिटीज है पॉजिटिव और नेगेटिव किस वजह से, सिर्फ वो एक्सिस की वजह से, एक्स एक्सिस पे हम स्टडी कर रहे हैं इन दोनों की, बराबर। अब जैसे ही एक दूसरे को हिट करेंगे, हिट करने के बाद किसी एक को वहाँ से हिलना है या फिर दोनों को भी हिलना है, लेकिन अगर कोई एक बहुत दूर चले जाता है और एक जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मास ज़्यादा है, जो जिसका डिस्प्लेसमेंट कम है उसका मास ज़्यादा है, और जिसका मास कम है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है या ना, वही तो है ना इस केस में भी, बराबर। खींचा कौन जा रहा है, 2 kg वाला, क्यों, क्योंकि उस इधर अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्ट है 4 kg, क्लियर। ये कोलिजन होने के बाद, इन दोनों का कोलिजन होने के बाद जो यहाँ से दूर जाएगा, मीन जिसका मास कम है वही जाएगा, जिसका मास हेवी है वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, वही ना, गन से बुलेट फायर करने के बाद बुलेट ही चले जाती है, गन थोड़े ना उतने देर जाती है, क्यों, क्योंकि गन का मास बुलेट के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ये वही है ना, क्लियर। बॉल और बैट, मान लो आपका बैट है 1 kg का और बॉल आ जाए 5 kg का, हिट कर पाओगे, नहीं। बॉल और बैट के कंपैरिजन में बॉल का मास बहुत कम है, बराबर। एक्सेलरेशन चाहे दोनों का एक रहने दो, उसका वेलोसिटी इसका वेलोसिटी दोनों का एक रहने दो, लेकिन जैसे हिट करोगे डिस्प्लेस किसको होना है, बॉल को ही। और बैट्समैन भी बैकवर्ड फोर्स, रिकॉइल्ड फोर्स फील करता है ना, हम लोग बैट करते देखे ना, जैसे बॉल हिट होगा तो हम एक थोड़ा माइनर सेकंड के लिए क्यों ना हो एक बैकवर्ड फोर्स फील करते हैं। वो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है, हिट करने के भी बाद बैट इधर ही जाता है, बराबर। लेकिन जिस वक्त बॉल हिट करेगा बैट पे, उस वक्त कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो आपका बैट पॉज होगा या नहीं, क्योंकि बॉल आके उसे हिट करेगा, क्लियर। ये अब फिर से बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना, चलो कितना हुआ टाइम।